नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। तीर्थयात्रियों की ट्रेन हुई तिरुपति के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। संभाग से शामिल हुए 289 बुजुर्ग तीर्थयात्री। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे अजमेर। प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर साधा निशाना। नागफनी संपर्क सड़क पर पुलिस चौकी का विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने किया उद्घाटन। आगामी उर्स को देखते हुए लिया गया निर्णय। दरगाह जियारत कर पंजाब लौट रहा परिवार किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास हुआ हादसे का शिकार। एक महिला की मौत, पिता में पुत्र का इलाज जारी। रामगंज थाना क्षेत्र में महिला का सोने के जेवरात से भरा बैग हुआ चोरी। पुलिस जुटी अज्ञात चोर की तलाश में। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत तीर्थयात्रियों की ट्रेन अजमेर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। तिरुपति की विशेष ट्रेन को केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में देश भर से लगभग 780 यात्रियों को तिरुपति की तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए इस ट्रेन में अजमेर संभाग के 289 यात्रियों को चयनित किया गया था। यह तीर्थ यात्री स्पेशल ट्रेन तिरुपति सहित आसपास के धार्मिक स्थलों की यात्रा कर धर्म लाभ कमाएंगे। इस विशेष ट्रेन से तीर्थ यात्रा पर निकले वृद्ध जनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरकार की इस योजना को अच्छा करार देते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रियों ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अपने जीवन में कभी इतनी दूर की तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। आज ये धार्मिक यात्रा वरिष्ठ जन हमारे देवस्थान विभाग द्वारा ये आज इसको हरी झंडी दिखा के और धार्मिक यात्रा पे सभी जन जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया। इसके लिए मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को और देवस्थान विभाग को धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि धार्मिक यात्रा पे जाएंगे इस में बहुत बढ़िया इनको आनंद भी आएगा। एक सनातन धर्म के लिए एक जीवन के अंदर उनके एक जो लक्ष्य रहता है कि हम जीवन में धार्मिक यात्रा पे हम जाएं, एक बहुत बढ़िया अवसर
मिला है इनको। और इस धार्मिक यात्रा में हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि इनकी यात्रा सुखद हो, सफल हो और इस स्वस्थ रहकर धार्मिक यात्रा करके आए। देवस्थान विभाग की ओर से 60 वर्ष से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनको तीर्थ यात्रा कराने का सरकारों ने निर्णय कर रखा है। 2013 में प्रारंभ हुई, उस समय 10,000 तीर्थ यात्राओं से इसका लक्ष्य रखा गया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज ऐसे 15 तीर्थ स्थान हैं जहाँ पे 30,000 से अधिक तीर्थ यात्री वरिष्ठ नागरिक अलग अलग यात्राओं पे जा रहे हैं। और उसमें इस बार पहली बार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उससे 6,000 लोगों को वायुयान से भी ले जाने का तय हुआ। आज कुल मिलाकर के इस विभाग की ओर से 36,000 लोगों को तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। इनको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ इनकी यात्रा शुभ हो। अब जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। अच्छा, कहाँ की यात्रा है ये? अब देखो यात्रा का तो जहाँ ये लेके जाएंगे, लेकिन अभी तो तिरुपति बालाजी के नाम से ही जा रहे हैं। सरकार द्वारा निःशुल्क। कहाँ से जा रहे हो? अजमेर से। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी एक दिवसीय यात्रा पर आज अजमेर पहुंचे। मोर्चे के शहर अध्यक्ष शफीक खान ने बताया कि जमाल सिद्दीकी रविवार दोपहर 12:30 बजे रेल मार्ग से अजमेर पहुंचे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर उनका स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से ही वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां दोपहर 2 बजे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के तहत चर्चा की गई। मीडिया कर्मियों से बातचीत के बाद वे अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहाँ जियारत कर मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर के साथ डॉक्टर असलम खान सूफी संवाद अभियान प्रभारी भी थे। बता दें, रात 8 बजे वे रेल मार्ग से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधक हैं। ये भारत की एकता अखंडता को देखना नहीं चाहते हैं। और सूफी साहब ने तो एकता का संदेश दिया है। जो सूफी साहब का दर है वो सबके लिए खुला हुआ है, सबको वहां आशीर्वाद मिलता है। यहाँ जो ख्वाजा अजमेर शरीफ का लंगर है, हम सभी जानते हैं कि वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका इतना सम्मान होता है कि उनके लंगर में कभी नॉनवेज नहीं बनता है। जो हिंदुत्व का रंग है भगवा, उसको ख्वाजा साहब ने अपनाया है, उनका झंडा भगवा है। तो जिस प्रकार से ख्वाजा साहब ने भारत में आकर यहाँ की अमन शांति चैन और भाईचारे के लिए काम किया, उसका यही नतीजा है कि वहाँ वो धर्म से ऊपर है। सब लोग वहाँ जाकर माथा टेकते हैं और सबको वहाँ से आशीर्वाद मिलता है। तो शैतान कुछ है जिनको ना खुदा में यकीन है, ना सूफी संतों में यकीन है, वो शैतान कुछ भी कर सकते हैं। तो वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शैतान प्रयास तो कर सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा सत्यमेव जयते ही रहा है और सत्यमेव जयते होगा। मतलब आपने कहा मतलब है विष्णु गुप्ता की ने जो पिटीशन दायर करी है वो गलत है? क्या विष्णु गुप्ता 800 साल के बाद पहला ऐसा विद्वान भारत में पैदा हुआ है जिसको इतना ज्ञान आ गया है कि वहाँ मंत्री था? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो LIP है, जो वहाँ की उनकी इंटेलिजेंस वो फेल है, जो अभी तक पता नहीं कर पाई। इसके पहले भी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई शासक रहे, क्या वो समझ नहीं पाए? तो ये जो इस प्रकार से देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है, ये दिख रहा है कि किसी के हाथों में खेल रहा है, वो हमें कमजोर कर रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को फेल करने के लिए, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए विदेशी ताकतों से मिलकर, यहाँ के जो विपक्ष है उनसे मिलकर उनको देश को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। अब इसका कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। यानी इसके पीछे कांग्रेस था 100%। जो लोग ये अभी तक मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और दंगा करवा कर उनको डरा कर उनको हमेशा अपने पीछे रखते थे, भारतीय जनता पार्टी से डर दिखाकर, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में उनके विचारों को बदल दिया। आप देखें, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान रहता है, बहुसंख्या में रहता है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखें, भारतीय जनता पार्टी जीती है। और खास तौर से जो मुरादाबाद का कुंदरगी सीट है, वहां 90% मुसलमान रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामवीर सिंह वहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट जीते, सब मुसलमानों ने वोट दिया उनको। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की एकता हो रही है, जो सब लोग मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। और सबको ये पता है कि विश्व जिस प्रकार से जल रहा है, जलने के कगार पर खड़ा हुआ है, हर जगह वार शुरू है, लड़ाई शुरू है, वहां पर अमन शांति अगर कोई कायम कर सकता है तो भारत का लाडला बेटा नरेंद्र मोदी कर सकता है। तो
वो नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मुंह की खाएंगे। भारत का 140 करोड़ भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, उनके विकसित भारत अभियान में अपना सहयोग दे रहा है और हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्व नेता बनते हुए देखना चाहते हैं। अब उनको कोई रोक नहीं सकता। निंदनीय है, जिसकी जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उसकी वो कम है। कौन से मुसलमान हैं जो लोगों को मार काट रहे हैं? ये इस्लाम सिखाता है? इस्लाम तो ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि पूरे विश्व में मुसलमान रहता है, ये वहां पर जो कृति कर रहे हैं उसका असर भारत पे हो रहा है, उसका असर श्रीलंका में हो रहा है, उसका असर बाकी देशों में हो रहा है। हमें संदेह की नजर से देखा जा रहा है। ये जो लोग हैं ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। ये लोग जो है वो देश को तोड़कर खत्म कर रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है वैसे ही बांग्लादेश को उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। हम सब लोग भारत की जो 140 करोड़ भारतीय भाई बहन है, वो हमारे जो हिंदू भाई वहां पर बांग्लादेश में रहते हैं उनके साथ खड़े हैं और वक्त पड़ेगा तो उनके साथ जाकर हम लड़ाई भी लड़ेंगे। उनको कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो भारत का मुसलमान खुश नहीं रह सकता है, भारत का हमारा 140 करोड़ भारतीय खुश नहीं रह सकता है। हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास नेता नरेंद्र मोदी जी है, वो उनको ठीक करने का काम जरूर करेंगे। तो अभी तक पहल क्यों नहीं करी जब इतना गंभीर मामला हो चुका है? देखिए, हम आप यहाँ बैठकर जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं इतना जानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल बहुत संवेदनशील है, उनको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो कोई ना कोई उचित कदम जरूर उठाएंगे। और जो हमारे हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। जो हमारे पाकिस्तान में हिंदू भाई हैं अल्पसंख्यक हैं उनको कोई आंच नहीं उठा सकता। और उसका नतीजा आप देखे होंगे कि जो अभी सीए कानून आया, कांग्रेस ने 75 सालों से सिर्फ लटकाया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत हुसैन ने जो समझौता किया था गांधी जी के कहने पर कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके चाहे भारत से वहां जा रहे चाहे पाकिस्तान से यहाँ रहे और खून खराबा हो रहा हो, अभी ना जाएं। अगर उनको लगता है कभी जाना चाहिए तो जहां जाएंगे, उनका हक वहां सुरक्षित रहेगा। उनके एक्ट के और उनके पैक्ट के मुताबिक नेहरू जी के जो हमारे पाकिस्तान के भाई बहन हैं उनका हक यहाँ सुरक्षित था, लेकिन वहां उनके वादे पे आए पर उनको नागरिकता तक नहीं मिली। उनको भी सीए कानून लाकर न्याय देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा देकर काम करते हैं उसमें सभी लोगों को विश्वास करने की आवश्यकता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और भारत इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई हमारे लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। आज विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा नागफनी संपर्क सड़क पर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि राजस्थान सरकार व राजस्थान पुलिस के आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय को जारी रखने के लिए पुलिस चौकी का निर्माण यहाँ किया गया है ताकि आमजन खुद को सुरक्षित महसूस कर सके व असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। साथ ही उर्स को देखते हुए भी यह निर्णय लिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या गतिविधि यहाँ न हो और आमजन खुद को सुरक्षित महसूस करें। अजमेर की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और यहाँ पर आने जाने वाले, चाहे वो दरगाह का मेला लगे, उर्स का मेला लगे, छठ का मेला रहे या पुष्कर का मेला लगे, सब में आने जाने वालों की जनसंख्या भी बढ़ी है, संख्या बढ़ती जा रही है। उस तरह से पुलिस व्यवस्था में भी अधिक आवश्यकता बढ़ती है। पहले कुछ समय से मेरा प्रयत्न था कि यहाँ पे चौकी बने, तो पूर्व में जो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक रहे उन्होंने अस्थायी रूप से कुछ लोगों को यहाँ रखना शुरू किया, लेकिन एक विधिवत चौकी होती है, विधिवत स्टाफ रहता है तो उसे बैठा रहता है। इस चौकी पे यहाँ अति आवश्यकता भी है क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से पुलिस फोर्स भी और व्यवस्थाएं भी अच्छी चाहिए। और संपर्क सड़क तो मैं समझ जिस समय स्वर्गीय माननीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय इसकी आवश्यकता अनुभव की गई, क्योंकि दरगाह के जियारत करने या मेलों में कई वीआईपीज भी आते हैं, तो दरगाह से वीआईपीज को लाना कई बार ट्रैफिक उन दोनों संख्या के कारण कम पड़ता था। उसमें लगा संपर्क सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी और वीआईपीज के आने के लिए भी आवश्यक है। उस समय संपर्क सड़क बनी, लेकिन उसके बाद दोनों ओर पहाड़ियों पर कई लोग अवैध रूप से आके रहने लगे।
जिसके कारण से समस्याएं बढ़ी हुई हैं। और उस समय चौकी का होना, तक चौकी के ऊपर लिखा भी है, ध्येय क्या है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो उसके लिए चौकी रहती है, तो उसके लिए जनता में अपराधी डरेंगे भी और हमारे आम जन अपने आप को ठीक अनुभव भी करेंगे। देखिए, पुलिस चौकी जो है ये पिछले 2 साल से अस्थायी पुलिस चौकी के रूप में काम कर रही है। इसको और स्ट्रेंथन किया गया है, इसमें जाब्ता जो है वो आगे वृद्धि की जाएगी। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। इस पॉइंट पे पुलिस की प्रेजेंस जो है वो आम जनता के उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो पुलिस है वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर और बेहतर से बेहतर गश्त करके, जैसा कि राजस्थान पुलिस का मोटो है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसकी पूरी पालना करवाने के लिए प्रयासरत है। अजमेर में किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास ट्रक और कार की भिड़ंत में महिला की मृत्यु की खबर सामने आई है, जहां एक होटल के नजदीक खड़े ट्रक में कार घुसने से महिला की मृत्यु हो गई। वहीं पिता व पुत्र को जख्मी हाल में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। बता दें, महिला का नाम सलमा, पत्नी सिकंदर एवं पुत्र 3 वर्षीय कुमार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार दरगाह जियारत कर पंजाब लौट रहा था, उस दौरान ये हादसा हुआ। अजमेर में किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास ट्रक और कार की भिड़ंत में महिला की मृत्यु की खबर सामने आई है, जहां एक होटल के नजदीक खड़े ट्रक में कार घुसने से महिला की मृत्यु हो गई। वहीं पिता व पुत्र को जख्मी हाल में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। बता दें, महिला का नाम सलमा, पत्नी सिकंदर एवं पुत्र कुमार 3 वर्षीय है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार दरगाह जियारत कर पंजाब लौट रहा था, उस दौरान ये हादसा हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सिकंदर मोहम्मद। अच्छा, कहाँ पे हुआ था भैया एक्सीडेंट? ये जयपुर रोड पे। कैसे, किस चीज़ पे थे आप लोग? कार में। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र से महिला का सोने के जेवर से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला किसी पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रही थी, तभी अपने पहाड़गंज निवासी रिश्तेदार के यहां पहुंचकर कुछ देर के लिए गाड़ी पर सोने के जेवर से भरा बैग छोड़कर मिलने गई। उसी दौरान अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर बैग चुरा लिया, जिसके बाद सूचना पाकर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची व आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगार कर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। ये मेरी भांजी चंदवा से आई थी, वहाँ से आके कोई फंक्शन के थ्रू आई थी, वो यहाँ पे आके गाड़ी खड़ी करी। अच्छा, गाड़ी खड़ी करके 5 मिनट अंदर गई और वापस कुछ सामान देने गई थी। अच्छा, वापस रिटर्न आई, उस टाइम वो बैग बिल्कुल गायब हो गया। तो बैग कहाँ लगा हुआ था? ये गाड़ी पे ही लगा हुआ था। वो गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी अपने इसी बैग अपने ये नाई बस्ती, अपने चावना मंदिर के बाजू में। अच्छा, 6 साढ़े 6 बजे करीब मेरे पास दयाल जी सिंगाड़े जी का फ़ोन आया था कि मेरी भतीजी देवी तुनगरिया का गाड़ी पे टंगा हुआ पर्स जो है, जिसके अंदर सोने के जेवर थे, वो गाड़ी से चोरी हो गया। वो अपने चंदवरदाई निवास स्थान से यहाँ पहाड़गंज नाई बस्ती के अंदर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे। इनके परिवार में कोई फंक्शन था, उस हिसाब से ये जेवर साथ ही लेके आए थे कि मैं यहीं से तैयार होकर फंक्शन में सम्मिलित हो जाऊंगी। परंतु ये 5-10 मिनट घर के अंदर रिश्तेदार से मिलके बाहर निकले, तब तक गाड़ी से पर्स इनका चोरी हो चुका था। और मैंने यहाँ पे पहुँच के भगवानगंज चौकी पे पूरनमल जी को सूचना दी और उन्होंने तुरंत जाब्ता भेजा और उन्होंने पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले हैं और जांच शुरू करी है। और अभी हम तत्काल रूप से रामगंज थाना पहुंचकर इस घटना की एफआईआर दर्ज करें। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने और झारखंड के धनबाद में बम ब्लास्ट कराने की साजिश के बारे में मैनेजर से झगड़ा होने पर कर्मचारी ने मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजा है। जानकारी के अनुसार एक कंपनी के मैनेजर से उसका झगड़ा हुआ था। इसके बाद वह मैसेज भेजकर ट्रेन से झारखंड के धनबाद में अपने गाँव भाग रहा था। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि मुंबई पुलिस को संदिग्ध ने धमकी भरा मैसेज किया और उसकी सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है और पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस को सूचना कर दी गई है। अजमेर पुलिस को मुंबई पुलिस से आरोपी की लोकेशन मिली थी। एटीएस के एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी मिर्जा बेग के महाराष्ट्र के वर्ली थाने में व्हाट्सएप पर मैसेज किया और कहा कि कंपनी का मालिक जो धनबाद में हथियार की फैक्ट्री चलाता है, ट्रेन में ब्लास्ट और पीएम को मारने की साजिश रच रहा है। इस पर मुंबई पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर सूचना की। इसके बाद एटीएस डीएसटी टीम ने क्लॉक टावर थाना पुलिस को टीम के साथ आरोपी को पकड़ा और क्लॉक टावर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने मुंबई पुलिस को गुरुवार को मैसेज किया था कि गुजरात के पालनपुर में एक कंपनी है। यह भी पता चला है कि आरोपी इसी कंपनी में काम करता था और मैनेजर से झगड़ा होने के बाद यह मैसेज किया है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक आदमी ने कल वहाँ का गोवंडी नाम का कोई थाना है, वहाँ पे किसी ने ट्रेन ब्लास्ट करने की और इसकी सूचना दी है। इस सूचना पे आज सुबह एटीएस ने और यहाँ की लोकल डीएसटी टीम ने, थाना क्लॉक टावर टीम ने इस आदमी को पूछताछ के लिए रोका है और मुंबई पुलिस को सूचना दे दी है। इस व्यक्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस की पे मुकदमा दर्ज है। नहीं, इसने नहीं किया, इसने सूचना दी है कि वहाँ कोई कंपनी का मालिक है, वो षड्यंत्र रच रहा है। अच्छा, तो आगे की तफ्तीश वो लोकल पुलिस वहाँ की करेगी। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पल्स पोलियो अभियान के तहत आज ग्राम रसूलपुरा के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वह कल सभी 5 साल तक के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। रसूलपुरा द्वारा में लगाया कैंप आज रसूलपुरा द्वारा में जी। सर यहाँ ये पल्स पोलियो का भारत सरकार द्वारा चलाया जा अभियान है। इसमें 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलानी है और उसके उल्टे हाथ पर फिंगर पर टिप करते ताकि इसको ध्यान हो सके से बच्चों को लग गई है। ये एक यूनिवर्सल मार्क है जो हमें दिया जाता है। बाकी अभी ये चल रहा है जो अभियान SNID है, मतलब सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, मतलब कुछ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो हमें ये गुजारिश है कि हम गाँव जा के बच्चों को दवाई पिला रहे हैं और बाकी बच्चों को बुला के या मेडिकल दवाई पिलाई जा रही है ताकि पोलियो से हम बच सकें। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। श्री राम सेना हिंदुस्तान युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी द्वारा बैठक की गई, जिसमें भीम सिंह को ग्रामीण प्रदेश संयोजक पद पर नियुक्त किया गया। वह मोनी कालरा को जिला प्रमुख का पद दिया गया। इस दौरान राजस्थान के प्रचार मंत्री शंकर लाल भी उपस्थित रहे। आज हमारे रुद्र बिहार कॉलोनी के अंदर में हमारी माँ शक्ति को और हमारे भैया को दोनों को हमने अच्छा पद दिया श्री राम सेना में। जिस संगठन में हमारा काम है एक संगठन को जोड़ना, हमारी माँ शक्ति को जोड़ना। और आज इस कॉलोनी में मैं मीटिंग रखी महादेव के मंदिर में, जिसमें हमारे बहन को ग्रामीण क्षेत्र की जिला प्रमुख का पद नियुक्त किया गया। राजस्थान प्रदेश संयोजक भीम सिंह जी को नियुक्त किया गया संगठन पूरी ताकत के साथ। और जो आज इस बस्ती में जो कॉलोनी में काम जिस तरह में नहीं हो रहा है, उनको हम सब मिलकर इस बस्ती का मुद्दा उठाएंगे और इस बस्ती का काम करा के दिखाएंगे। जो हमारी माँ शक्ति और हमारी जो बहनें छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं जिस तरह के अंदर में, उसको हम आगे ले जाएंगे और प्रशासन को मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी बस्ती में ये सुविधा पूरी करी जाए, जिसके अंदर हमारे बस्ती वाले आराम से रह सके। और श्री राम सेना के सारे पदाधिकारी इनके साथ रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी हमारे माँ शक्ति को, हमारे भाई, हमारे संगठन सब तैयार रहेंगे। आज हम लोग यहाँ पे रुद्र विहार कॉलोनी के निवासी हम लोग यहाँ पे हमारे कॉलोनी के महादेव मंदिर पे एकत्रित हुए। यहाँ हमारे यहाँ पे समक्ष श्री राम सेना के अध्यक्ष देवीलाल जी सोनी हमारे सामने है। इनका एक संगठन है श्री राम सेवा संस्थान। इसमें इन लोगों ने हम पूरी कॉलोनी वासियों को जोड़ा है, जिसमें मैं मोनी कालरा, मेरे को जिला प्रमुख का पद दिया गया है और मेरे सहायक श्री भीम सिंह जी को ग्रामीण संयोजक का पद दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।